लास्ट क्लास वाला याद है ना आपको, क्या क्या पढ़ा था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या किसको बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को। ये इरिवर्सिबल होता है, इसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होती है। शॉर्ट टर्म डिसीजंस क्या होता है? वर्किंग कैपिटल डिसीजंस में कम अमाउंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और कैपिटल इसमें हम कैसे डिसीजन लेते हैं? फिक्स्ड एसेट्स वाले इन्वेस्टमेंट कर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने वाले। इसके अंदर क्या आता है? कैश रिलेटेड, इन्वेंट्री रिलेटेड, रिसीवेबल्स रिलेटेड। फिर उसके बाद हमने देखे थे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को। पहला क्या था? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। फिर उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजंस हम देख रहे थे। फाइनेंसिंग डिसीजंस में क्या होता है कि हम कितना अमाउंट हम डेट से लेंगे, बोरोड फंड से लेंगे, और कितना अमाउंट हम शेयर होल्डर्स फंड से लेंगे, तो हम किस तरीके से दोनों में बांटेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है? हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। इसके अंदर हमें कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ता है, हमें रिस्क एसोसिएटेड को कंसिडर करना पड़ता है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस देखे थे हमने। कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या फ्लोटेशन कॉस्ट वो होती है जो कि हम फंड से इकट्ठा करने के लिए करते हैं। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये सब। फिर डिविडेंड डिसीजन हमने देखा था। डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है कि हम डिविडेंड पे करेंगे या हम उस अर्निंग को रिटेन अर्निंग्स में डाल देंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस, अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी अर्निंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, growth opportunities, cash flow position, shareholders preference, taxation policy, stock market reaction, access to capital market, legal constraints, contractual constraints। यहाँ से पढ़ना है फाइनेंशियल प्लानिंग से। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट of an organization's future operation. The objective of financial planning is to ensure that enough funds are available at right time. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का? कि हमारे पास जब हमें जितना फंड्स की ज़रूरत हो ना, उतना फंड्स हमारे पास अवेलेबल हो, है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू एंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। इनफ फंड्स हमारे पास अवेलेबल हो राइट टाइम पे। इफ एडिक्वेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल, द फर्म विल नॉट बी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट एंड कैरी आउट इट्स प्लान। तो अगर हमारे पास हमें ज़रूरत है फंड्स की और फंड्स अगर अवेलेबल नहीं होगा, तो फर्म अपने जो कमिटमेंट्स है उसको पूरा नहीं कर पाएगा, अपने प्लान्स को पूरा नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ एक्सेस फंड्स आर अवेलेबल, it will unnecessarily add cost and may encourage wasteful expenditure। तो अगर हमारे पास एक्सेस फंड्स भी अवेलेबल होगा ना, हमारे पास एक राइट अमाउंट होना चाहिए, राइट अमाउंट, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो अगर हम एक्सेस फंड भी होगा ना, तो वो बिना बात के अननेसेसरी कॉस्ट एड ऑन करेगा and may encourage wasteful expenditure. It must be kept in mind that financial planning is not equivalent to or a substitute for financial management. फाइनेंशियल प्लानिंग अलग चीज़ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग चीज़ है ना, वो एक दूसरे का सब्सटीट्यूट भी नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने क्या ऑब्जेक्टिव देखा था? टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ, है ना। और फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं? कि हमारे पास इनफ फंड हो राइट टाइम पे। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट, ये तो हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट। इट ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीज करना किसका ऑब्जेक्टिव होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग ऑन द अदर हैंड एम्स एट स्मूथ ऑपरेशन एंड फोकसिंग ऑन फंड रिक्वायरमेंट। और फाइनेंशियल प्लानिंग किस पे फोकस करता है? कि हमारे पास राइट टाइम पे राइट फंड अमाउंट, राइट फंड अवेलेबल हो and their availability in light of the financial decisions. For example, if capital budgeting decisions is taken, the operations are likely to be at a higher scale. The amount of expenses and revenues are likely to increase. Financial planning process tries to forecast
all items which are likely to undergo changes. It enables the management to foresee the fund requirement, both the quantum as well as the timing. Likely shortage and surplus are forecast that necessary activities are taken in advance to meet those situation. फाइनेंशियल प्लानिंग क्या वो प्रोसेस है जैसे जो हमें फ्यूचर में हमें फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो फंड हमें उस टाइम पे राइट अमाउंट का अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है, हमारे पास शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए फंड की, हमारे पास सरप्लस फंड भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, thus financial planning strives to achieve the following twin objectives to ensure availability of funds whenever required. तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर करना हमारे पास फंड क्या है अवेलेबल है. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली. फंड बिना जो हमारा फर्म है, हमारी जो कंपनी है, वो बिना बात के कोई रिसोर्स रेज ना कर ले. अगर देखो बिना हमें फंड की ज़रूरत नहीं थी, स्टिल हमने लोन ले लिया, तो हमारे पास अननेसेसरली कॉस्ट इंक्रीज होगी ना उसकी. हम बिना बात के हम इंटरेस्ट पे करेंगे, हमें ज़रूरत भी नहीं थी, है ना. तो अगर हमने शेयर होल्डर्स फंड ले लिया तो हमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा. तो हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हमारे पास राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल हो और हम अननेसेसरी का फंड भी इकट्ठा ना करके बैठे. ठीक है, कितना टाइम हो रहा है, 10:23. 23 ऐसे नहीं होता ना, स्टार्ट करा दिया. अच्छा बैठो बैठो बैठो. नहीं आ रहा. अच्छा देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट करना था आज फाइनेंशियल प्लानिंग से. आप अपनी बुक में निकालो, आप यहाँ देखो पहले बुक बाद में पढ़ना. फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव देखा था. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव याद है आपको? हाँ. क्या? कंपनी का फाइनेंस वगैरह बढ़ाना, कॉस्टिंग बढ़ाना, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स फंड. ठीक है, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स फंड. तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे पास राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल हो. ये दोनों वर्ड्स अलग अलग है, फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स फंड, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग पे क्या होता है कि राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल हो हमारे पास. ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू इंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम. हम वही देख रहे थे, दोनों के बीच फिर डिफरेंस दिखा था यहाँ पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग. फिर उसके बाद दो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए. पहला तो यही कि हमारे पास फंड की अवेलेबिलिटी हो जब भी हमें उसकी ज़रूरत है. ठीक है, दूसरा ये है कि हमारे पास ज़्यादा फंड भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए, कम तो होना ही नहीं चाहिए. अगर कम होगा तो हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, है ना. लेकिन अगर ज़्यादा फंड भी हमारे पास अवेलेबल होगा ना, हम ज़्यादा फंड्स भी रेज कर लेंगे तो हमें उसकी अननेसेसरीली कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. जैसे हमें फंड की ज़रूरत नहीं थी, हमने लोन ले लिया तो हमें उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना. हमें फंड की ज़रूरत नहीं थी बट हमने शेयर होल्डर्स फंड एक्वायर कर लिया, हमने इक्विटी को इशू कर दिया, तो हमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा, है ना. तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या देखना होता है कि हमारे पास राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल हो और अननेसेसरी रिसोर्स भी हमने इकट्ठा ना करके रखा हो. ठीक है, दिस इंक्लूड प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज purchase of long-term asset or to meet day-to-day expenses of business, etc. Apart from this, there is a need to estimate the time at which these funds are to be made available. Financial planning also tries to specify possible resources of these funds. तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होना चाहिए. हमें लॉन्ग टर्म फंड्स की भी ज़रूरत है, हमें डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने में भी हमें फंड्स की ज़रूरत है ना. हमें कोई फिक्स एसेट खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए तो तब भी हमें फंड्स की नीड होगी. हमें डेली के खर्चे करने, हमें सैलरी पे करनी है, हमें किसी की वेजेस पे करनी है, हमें
डेटर्स को पैसे देना है, सॉरी क्रेडिटर्स को पैसे देना है, तो हमें ये सब करना है ना। तो उसके लिए भी हमें डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए भी हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या इंश्योर करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर रिक्वायर्ड। दूसरा पॉइंट क्या है? टू सी फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली, एक्सेस फंडिंग इज ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग। एक्सेस फंडिंग उतना ही बुरा है जितना कि हमारे पास फंड की अवेलेबिलिटी ना हो उतना। इवन इफ देयर इज सम सरप्लस मनी, good financial planning would put into best possible use so that the resources are not left idle, don't unnecessarily add to the cost। तो हमारे resources इसे बस वेस्टफुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। हमारे पास एक्स्ट्रा फंड नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें उसकी फिर कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, और अगर हमारे पास है तो फिर हमें उसे इन्वेस्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी कॉस्ट हमेशा कम होनी चाहिए, और जो हम इस इन्वेस्टमेंट से जो हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब हमारे पास जो इनफ्लो आ रहा है वो ज़्यादा हो और आउटफ्लो कम हो, ठीक है। Thus, proper matching of funds requirement and their availability is sought to be achieved by financial planning. This process of eliminating the fund requirement of business and specifying the sources of fund is called financial planning. तो ये जो प्रॉपर मैच करते हैं हम कि फ़ंड की कितनी ज़रूरत है और फंड कितना होना चाहिए, हम किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ फंड की हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी फंड्स की, उन सबको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग टेक्स इनटू कंसिडरेशन द ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर अ गिवन पीरियड। फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स both short term as well as long term planning. Long term planning relates to long term growth and investment. It focuses on capital expenditure programs. Short term planning covers short term financial plan called budget। ठीक, यहाँ पर ये अंडरलाइन, ये याद रखना है क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म प्लानिंग रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, वो फोकस करता है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक कैपिटल और दूसरा रेवेन्यू। ये दोनों क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है? क्या? हाँ, मशीनरी वगैरह, ये तो एग्जाम्पल हो गया। होता क्या है कैपिटल और रेवेन्यू? लॉन्ग टर्म, जो हम कहाँ लिखते हैं? हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, वो वाले खर्चे, है ना। हम जैसे फिक्स एसेट खरीद के लाते हैं तो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं ना। तो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? शॉर्ट टर्म वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, तो वो वाले खर्चे। शॉर्ट टर्म प्लानिंग कवर कर क्या करता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान, उसको हम क्या बोलते हैं? बजट। टिपिकली फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर 3 to 5 years. For longer periods it become more difficult and less useful. अगर हम बहुत ज़्यादा ही लंबे पीरियड के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर देंगे ना, तो हमारा बस टाइम जा रहा है, इसका मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है। प्लान्स मेड फॉर पीरियड्स 1 year और लेस, तो हम प्लान कितने टाइम को बनाते हैं? 1 साल या उससे कम का, उसको हम क्या बोलते हैं? बजट। बजट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज इन ग्रेटर डिटेल्स। दे इंक्लूड detailed plan of action for a period of 1 year or less. Financial planning usually begins with the preparation of sales forecast. Sales forecast मतलब हम जितनी सेल करेंगे इन फ्यूचर, वो क्या होती है? सेल फोरकास्ट। Let us suppose a company is making financial plan for next 5 years. It will start with an estimate of sales which are likely to happen in next 5 years. Based on these, financial statements are prepared keeping in mind the requirement of funds for investment in fixed capital and working capital. Then the expected profit during the period are estimated so that an idea can be made of how much fund requirement can be made internally, that is through retained earnings after dividend payout. तो हम ये भी पता लगाते हैं कि हम ना इंटरनली कितनी खुद से, मतलब हमारे पास रिटेन अर्निंग्स कंपनी के खुद के पैसे है ना, तो वो रिटेन अर्निंग से हम कौन कौन सी हम चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, हमें कितने फंड्स बाहर से लेने की ज़रूरत है, लोन लेने की ज़रूरत है। दिस result in an estimation of requirement for external funds,
Further, sources from which the external funds requirement can be met are identified and cash budgets are made incorporating these factors. फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने क्या पढ़ा, एक बार शॉर्ट में बता दो, आप बताओ, क्या कुछ नहीं समझ में आया? हाँ, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया मुझे। फाइनेंशियल प्लानिंग में ना हमने ये देखा कि हम इसमें लिखा था कि हम पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्ड पढ़ चुके हैं, और दूसरा वर्ड है हमारे पास जो अब आया वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। हमें ना इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है कि इसके बदले ये लिख दोगे इसके बदले ये लिख दोगे, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल हो, ठीक है, ये है इन दोनों का डिफरेंस। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में हम वो सारे डिसीजंस लेंगे जब हमारे पास ना ही यहाँ पर सरप्लस फंड्स अवेलेबल होना चाहिए, ज़्यादा भी इकट्ठा करके नहीं बैठ जाना है, और डेफिसिट तो होना ही नहीं चाहिए, कम तो होना ही नहीं चाहिए। कम होगा तो हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, है ना, हमने जो भी सोचा है हमने कि ये करेंगे तो हम वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा होगा तो हमें उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट बियर करने से हमारी कंपनी में क्या होगा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होगा। तो इसके फाइनेंशियल प्लानिंग के इसलिए दो ऑब्जेक्टिव हैं, वो दो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड, दूसरा टू सी दैट फर्म्स डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, ठीक है। यहाँ पर हमने ये देखा था कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग, अब ये ना फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग रिलेट करती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ को और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग कवर करती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान को, और उसको हम क्या बोलते हैं, बजट। बस इतना समझ में आया, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया नाम। आगे इम्पोर्टेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल प्लानिंग of any business enterprise. It aims at enabling the company to tackle the uncertainty in respect of availability and timing of funds and helps in smooth functioning of an organization. The importance of financial planning can be explained as follows. It helps in forecasting what may happen in future under different business situations. By doing so, it helps the firm to face the eventual situation in a better way. In other words, it makes the firm better prepared to face the future. For example, a growth of 20% in sales is predicted. However, it may happen that growth rate eventually turns out to be 10% or 30%. Many items of expenses shall be different in these three situations. By preparing a blueprint of these three situations, management may decide what must be done in each of the situations. This preparation of alternative financial plan to meet different situation is clearly of immense help in running the business smoothly. कुछ समझ में आया, हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा इसमें आप लोगों को? देखो इम्पोर्टेंस हम देख रहे हैं किसकी, फाइनेंशियल प्लानिंग की, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग की पहली इंपॉर्टेंस क्या है, ये हेल्प करता है इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन। पहला पॉइंट ये है कि ये हेल्प करता है, फोरकास्ट क्या होता है, फ्यूचर के बारे में आज सोचना, ठीक है, तो इट हेल्प प्रिडिक्ट करना, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग हमें फ्यूचर में किस किस बिजनेस सिचुएशन से डील करना पड़ेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या लिखा है यहाँ पर के, बाय डूइंग सो इट हेल्प्स द फर्म टू फेस इवेंचुअल सिचुएशन इन अ बेटर वे। तो अगर हम पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेंगे, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग वैसे जनरली क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस, जो हम बाद में करने वाले डिसाइडिंग इन प्लानिंग चैप्टर में कल ही टेस्ट हुआ है।
तो अब हम पहले से हम डिसाइड करके रखेंगे तो हमारी जो सिचुएशन को ना हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बेटर वे में डील कर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि ग्रोथ ऑफ 20% इन सेल्स इज प्रिडिक्टेड। हम प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं, हम फॉरकास्ट क्या कर रहे हैं कि हमारी सेल्स 20% से बढ़ने वाली है। ठीक है, हाउएवर इट मे हैपन दैट ग्रोथ रेट हो ही ना 20%, कम हो, 10% हो या फिर ज़्यादा हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे 3 सिचुएशन है। हमने प्रिडिक्ट तो किया है कि 20% होगी, लेकिन कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर 3 सिचुएशंस को लेकर के चल रहे हैं। अब many of the items of expenses shall be indifferent in these 3 item। तो अब यहाँ पर ना हर इन तीनों जगह पर अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस होंगे और उन एक्सपेंसेस के लिए करने के लिए हमारे पास फंड्स होने चाहिए और वो फंड्स के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। many items of the expenses in different in 3 situation। तो अगर हम पहले से ही एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लें, ब्लूप्रिंट मतलब हमने तीनों सिचुएशंस की ना एक टेबल बना ली, हमने तीनों सिचुएशंस के बारे में लिख लिया और हमने ये सोच लिया कि जब 10% होगा तो हमें कितने फंड्स की ज़रूरत होगी, 20% में कितने और 30% में कितने। हमने पहले से क्या प्रिपेयर कर लिया, एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर लिया तीनों सिचुएशंस के लिए। बाय प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ दीज 3 सिचुएशन द मैनेजमेंट मे डिसाइड व्हाट मस्ट बी डन इन ईच ऑफ द 3 सिचुएशन। तो अब अगर हमारे पास कोई भी सिचुएशन अकर होती है ना इन रियलिटी, तो हमारे पास क्या है, तीनों तरीके से हमारे पास फंड्स ऑलरेडी अरेंज्ड है। हम पहले से ही ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखी है हमने, और फिर हमारी कोई एडवर्स सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी क्योंकि हमने पहले से ही क्या कर लिया है, प्लानिंग कर ली है। ठीक है, तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर। हम पहले से ही फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि बाद में फ्यूचर में क्या होने वाला है और उस सिचुएशन में हम किस तरीके से डील करेंगे। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। आगे, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेसेस शॉक सरप्राइजेस एंड हेल्प द कंपनी इन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग हम पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं तो हमें जो बाद में कोई शॉक सरप्राइज वाली सिचुएशन अराइज नहीं होगी क्योंकि हमने पहले से ही फ्यूचर के बारे में प्रिपेयर करके रखा होगा। थर्ड क्या है, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन, एग्जाम्पल सेल्स एंड प्रोडक्शन फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्प करता है। डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस करता है ये वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड गैप्स इन प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, रिड्यूस करता है वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड गैप्स इन प्लानिंग। इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद फ्यूचर, लिंक present with future. It provides link between investment and financing decisions on a continuous basis by spelling out a detailed objective for various business segment. It makes evaluation of actual performance easier। हम actual performance को ना evaluate अच्छे तरीके से कर पाते हैं। क्लियर, सारे 7 के 7 पॉइंट हमने पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आगे नेक्स्ट टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कैपिटल स्ट्रक्चर। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेट्स टू फाइनेंशियल पैटर्न और प्रोपोर्शन ऑफ यूज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज इन रेजिंग फंड्स। अभी बचा है, चैप्टर बचा है अभी। One of the important decisions under financial planning relates to financial pattern or proportion of use of different sources in raising fund. On the basis of ownership, the sources of business finance can be broadly classified in 2 categories। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने फाइनेंसिंग उसमें पढ़ा था कि हम कहाँ से फंड्स को अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास 2 तरीके होते हैं। कौन से 2 तरीके होते हैं, एक ओनर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड। ओनर्स फंड कंसिस्ट ऑफ, ओनर्स फंड में क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व्स एंड सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स। एक ही बात है, रिजर्व सरप्लस बोल लो या रिटेन्ड अर्निंग्स बोल लो। ठीक है, बोरोड फंड में क्या आता है, जैसे कि लोन और डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स। हमने किसी से
पैसा कैसे लिया है, लोन से लिया है, डिबेंचर से लिया है या फिर पब्लिक डिपॉजिट से लिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोरोड फंड्स। हमने इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर या फिर रिटेन अर्निंग से लिया है तो फिर उसको क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड। आगे कैपिटल, दीज में बोरोड फ्रॉम बैंक्स, हम बोरोड फंड्स हम बैंक से बोरो कर सकते हैं, किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर से या फिर पब्लिक से। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू अ मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर हम बोलते हैं ना, आपकी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो आप फिर ये बताओगे कि हमने इतना फंड तो ओनर से अरेंज करके रखा है और इतना फंड हमने बोरो करके रखा है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारी कंपनी में कैसे अपने मिक्स बनाया है ओनर्स फंड का और बोरोड फंड्स का। क्लियर हो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। दीज शैल बी रेफर्ड एज इक्विटी एंड डेट इन सब्सिक्वेंट टेक्स्ट। हम इसको ओनर्स फंड को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं, बोरोड फंड्स को हम क्या बोलते हैं, डेट, उधार बोलते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज डेट इक्विटी रेशियो। हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पढ़ा होगा रेशियो चैप्टर में अकाउंट्स में, डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी क्या होता है, हम निकालने की कोशिश करते हैं कितना डेट कितना इक्विटी। ऑल एज अ प्रोपोर्शन ऑफ डेट आउट ऑफ टोटल कैपिटल, डेट इज डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो ये हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला दे दिया। डेट, हाँ दोनों फॉर्मूले हैं यहाँ पे। डेट इक्विटी रेशियो एक तो ये हो गया डेट अपॉन इक्विटी, या फिर और हम इसको टोटल कैपिटल को बेस रख कर के भी डेट निकाल सकते हैं, कितना डेट है हमारे पास। देखो ऊपर हमने न्यूमरेटर में सिर्फ डेट लिया, डिनोमिनेटर में हमने डेट प्लस इक्विटी लिया। डेट प्लस इक्विटी मिल करके क्या बनता है, पूरा कैपिटल बनता है ना। तो डेट अपॉन कैपिटल हम जब करेंगे तो हमारे पास एक परसेंटेज आएगा, वो परसेंटेज क्या होगा, मतलब हमने पूरे कैपिटल में डेट कितना रखा है ना, डेट आ जाएगा इस फॉर्मूले से, फिर हम 100 में से वो रेशियो माइनस कर देंगे तो हमें इक्विटी पता लग जाएगा। अकाउंटिंग रेशियोज भी दे सकता है। हाँ जैसा अकाउंटिंग रेशियोज बताना। हाँ हाँ वही है। तो हमें दो फॉर्मूला दे दिए कि डेट इक्विटी रेशियो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डेट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर कॉस्ट एंड रिस्कीनेस फॉर द फर्म। डेट और इक्विटी में हमारे पास अलग अलग कॉस्ट और अलग अलग रिस्क होते हैं ना, बताओ किस में क्या कॉस्ट और किस में क्या रिस्क। डेट और इक्विटी का रिस्क, डेट में क्या रिस्क होता है, डेट हमने लिया है, डेट क्या होता है पहले तो ये बताओ। सॉल्यूबल हो गए, हम पे नहीं कर पाए, ये हमारा रिस्क ही तो है, हम पे नहीं कर पाए लोन, ये रिस्क है। इक्विटी में क्या रिस्क है, हम साथ में वो भी ठीक है, लेकिन डिविडेंड पे करना कंपलसरी होता नहीं है वैसे, ठीक है। लेकिन हम साथ में हम उनको अपनी कंपनी का ओनर बना रहे हैं, ये भी तो एक रिस्क है, ओनर बना रहे हैं उनको हम अपनी कंपनी का। तो अलग अलग रिस्क होते हैं डेट और इक्विटी के। डेट और इक्विटी की अलग अलग कॉस्ट होती है, इक्विटी की कॉस्ट डिविडेंड होती है, डेट की कॉस्ट इंटरेस्ट होती है। तो वही लिखा है यहाँ पे इस लाइन में कि डेट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर कॉस्ट एंड रिस्कीनेस फॉर द फर्म। द कॉस्ट ऑफ डेट जनरली क्या होता है, कम होता है किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, बिकॉज लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क। सिंस लेंडर्स अर्न एन एश्योर्ड रिटर्न, लेंडर को एक हमें एश्योर्ड, मतलब हमें लेंडर का मतलब यहाँ पे आ रहा है डेट, बोरोड फंड से, उनको हमें एश्योर्ड रिटर्न देना पड़ता है। मतलब हमें कंपनी में प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, हमें उनको एक परसेंटेज ऑफ रिटर्न उनको देना ही पड़ेगा, जो उनका परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होगा वो तो हमें पे करना ही करना पड़ेगा। लेंडर अर्न एश्योर्ड रिटर्न, मतलब उनको मिलेगा ही मिलेगा रिटर्न। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड देयरफॉर, और हमें उस साथ में उनको प्रिंसिपल भी पे करेंगे, प्रिंसिपल पे करेंगे तो मतलब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, एंड देयरफॉर दे शुड रिक्वायर अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न। तो इसलिए डेट से क्या होता है, लोअर रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि कॉस्ट ऑफ डेट, डेट की कॉस्ट क्या होती है, लोअर होती है किससे, इक्विटी की कॉस्ट से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट छोटी होती है किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। Additionally, interest paid on debt is deductible expense for computation of tax liability। और साथ के साथ डेट जब हम लेते हैं ना
तो वो वाला इंटरेस्ट हमें एक्सपेंस में डिडक्ट करने मिल जाता है और उससे हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी होती है ना वो भी कम हो जाती है। तो हमारा सस्ता वाला फंड कौन सा हो गया, कॉस्ट ऑफ डेट वाला, ठीक है। डेट की कॉस्ट कम होती है, इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है। वेयर एज डिविडेंड पेड आउट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, और डिविडेंड को हम कब पे करते हैं, टैक्स पे करने के बाद। इंक्रीज यूज ऑफ डेट, और डिविडेंड पे करने पे भी टैक्स लगता है, डिविडेंड पे करने पे भी कंपनी को टैक्स लगता है। हाँ बहुत मच्छर है ना, हाँ पता नहीं कहाँ, नहीं यहाँ पे तो नहीं होगा। Increased use of debt therefore is likely to lower the overall cost of capital of the firm, provided that cost of equity remains unaffected. Impact of a change in debt equity ratio upon the earning per share is dealt within detail later in this chapter. तो हमें पता है इसमें क्या निकालते हैं, चेंज निकालते हैं डेट इक्विटी रेशियो अर्निंग पर शेयर। चलो ये हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है डिटेल लेटर ऑफ द चैप्टर। डेट इज चीपर बट मोर रिस्की। डेट अभी हमने देखा कि डेट की कॉस्ट क्या होती है, कम होती है इक्विटी से। अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, कॉस्ट ऑफ डेट कम क्यों होती है इक्विटी से, कॉस्ट ऑफ डेट कम क्यों है? अभी तो बताया यार, अभी बताया, कॉस्ट ऑफ डेट कम क्यों है? अभी मैंने बोला ना कि कॉस्ट ऑफ डेट जो भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो हम एक्सपेंस क्लेम कर लेते हैं और हमें टैक्स लाइबिलिटी इसमें कम हो जाती है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है, कम होती है, डेट की कॉस्ट कम होती है, ठीक है। और साथ के साथ इसमें ना देखो, हाँ ठीक है, ये ठीक है। और देखो कॉस्ट ऑफ रिस्कीनेस, लेंडर एश्योर्ड रिस्क, लोअर रेट ऑफ रिटर्न, टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। और ये सब हो गया। आगे डेट इज चीपर बट मोर रिस्की। अब हमें पता लगा कि डेट चीपर तो है बट ज़्यादा रिस्की भी है। एंड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस, और साथ के साथ इस पे जो हमें रिटर्न देना है, मतलब इस पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो ऑब्लिगेटरी है, मतलब हमें पे करना ही करना पड़ेगा, हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। एनी डिफॉल्ट इन मीटिंग these commitments may force business to go into liquidation. liquidation का मतलब होता है बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस को लिक्विडेट किया जा रहा है। बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स है उनको हम बेच देंगे, बिजनेस के अंदर जितनी भी लाइबिलिटी है हम उनको वापस कर देंगे और बिजनेस को क्लोज कर देंगे, ये होता है लिक्विडेशन। तो अगर हम अपने डेट होल्डर्स का पैसा वापस नहीं कर पाए, उनके कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाए, तो बिजनेस यहाँ पे लिक्विडेशन में भी जा सकता है, ठीक है। इसलिए इतना ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे, कॉस्ट तो कम है बट इतना ज़्यादा नंबर ऑफ रिस्क है यहाँ पे। देयर इज नो सच कंपल्शन इन केस ऑफ इक्विटी, और ऐसा इक्विटी के केस में नहीं होता। विच इज देयर फॉर कंसिडर रिस्क लेस फॉर बिजनेस, और इक्विटी इसलिए हम क्या बोलते हैं, रिस्क लेस होती है बिजनेस के लिए। हायर यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ बिजनेस। अगर हम डेट से पैसा ज़्यादा इकट्ठा करते हैं ना तो हमारे पास ज़्यादा फाइनेंशियल चार्जेस, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं, मतलब फिक्स्ड रहता है कि हमें इतना इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेट इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क, और साथ ही साथ अगर हम ज़्यादा डेट से लेंगे, अमाउंट इकट्ठा करेंगे तो हमारा रिस्क भी ज़्यादा होगा, ठीक। तो हमने डेट में, हम इन शॉर्ट हमने डेट में क्या देखा, डेट के अंदर हमने क्या देखा कि इसकी कॉस्ट कम है लेकिन इससे रिस्क क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये बात तो याद रहेगी हमें, ठीक है। कॉस्ट तो कम है लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल रिस्क इज चांस दैट अ फर्म वुड फेल, और फाइनेंशियल रिस्क बोलते किसको है, उस चांस को, उस प्रोबेबिलिटी को उस प्रोबेबिलिटी को कि फर्म जो है ना फेल हो जाएगा, मतलब फर्म लिक्विडेशन में चला जाएगा। लिक्विडेशन का मतलब तो समझ गए ना। हाँ कैश में कन्वर्ट हम कर देंगे उसको, हम करेंगे, मतलब हम जानबूझ के करेंगे। हम लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, जब
बिजनेस ऐसी सिचुएशन पे आ जाता है ना, वो सिक यूनिट बन जाता है, मतलब उससे हम प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हैं, हमारे पास डेट को देने के पैसे नहीं है, तो वहाँ पर फिर गवर्नमेंट एक लिक्विडेटर अपॉइंट करती है। लिक्विडेटर आता है प्राइवेट एजेंसीज भी हैं जो करती हैं ये सब। हाँ, तो लिक्विडेटर आता है और लिक्विडेटर क्या करता है, एसेट्स सेल ऑफ करता है, लाइबिलिटीज पे ऑफ करता है, एसेट बेच करके उसके पास जो भी पैसा आएगा वो लाइबिलिटीज उनको पे कर देगा और बिजनेस को बंद कर देगा। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी दस अफेक्ट्स बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो कैपिटल स्ट्रक्चर प्रॉफिटेबिलिटी को भी अफेक्ट करती है और रिस्क को भी। अ कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी सेड टू बी ऑप्टिमल व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी सच दैट इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम का मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर एकदम सही कब होगा, जब हमने डेट और इक्विटी का ऐसा पोर्शन बनाया है जो रिजल्ट करता है हमारे इक्विटी शेयर की वैल्यू को इंक्रीज करने में। क्या ये लाइन समझ में आई? इन अदर वर्ड्स ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर शुड एम्फेसाइज, तो हमने जो डिसीजंस लेने हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में वो क्या करने चाहिए, इंक्रीज करने में हेल्प करने चाहिए शेयर होल्डर्स की वेल्थ को। हमने अपने डेट और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है वो इस तरीके से रखना है ताकि हमारी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू हाईएस्ट हो। वैल्यू हाई हो जाए। द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। हमने डेट अपनी कंपनी में के कैपिटल में कितना रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज इज कंप्यूटेड एज, जो अभी हमने दोनों फॉर्मूले देखे थे ना वही है, डेट अपॉन इक्विटी या फिर डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। एज फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइंस ऑफ इंक्रीज्ड यूज ऑफ चीपर डेट बट फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेज। तो हम जैसे जैसे हम फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज कर रहे हैं, फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज करने का मतलब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट वाला फंड ज़्यादा लेकर के आ रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, डेट की कॉस्ट होती है कम, तो हमारी कॉस्ट तो कम होगी लेकिन उससे रिस्क क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस कैन बी सीन थ्रू EBT EPS, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग पर शेयर। Analysis in the following example. 3 situations are considered. There is no debt in situation 1. यहाँ पे 3 situation ली गई है, situation 1, situation 2, situation 3. Situation 1 में क्या है देखो, there is no debt in situation 1. That is unlevered business. Unlevered business अभी हमने देखा फाइनेंशियल लीवरेज, लीवरेज अगर होती है तो मतलब इसमें क्या, उसका मतलब क्या है, डेट है। अगर डेट ही जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अनलीवर्ड बिजनेस हो जाएगा। जहाँ पर कोई डेट नहीं होता ना, सारा पैसा हमने इक्विटी से लेके रखा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनलीवर्ड बिजनेस बोलते हैं। सिचुएशन 1 में क्या है, कोई डेट नहीं है, अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट देखो नील है। अगर कोई डेट नहीं होगा तो कोई इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट देखो सिचुएशन 1 में क्या है, नील है। आगे debt of rupees 10 lakh and 20 lakh are assumed in situation 2 and 3. All debt is at 10% per annum. और situation 2 में हमने 10 लाख का डेट लिया है, situation 3 में हमने 20 लाख का डेट लिया है और दोनों डेट 10% पर एनम के इंटरेस्ट पे हमें पे करना है। तो पहले सिचुएशन 2 में हमारे पास इंटरेस्ट कितना आएगा, 10 लाख का 10%, कितना, 1 लाख। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारे पास सिचुएशन 2 में कितना आया है, देखो 1 लाख रुपीज। सिचुएशन 3 में हमारे पास इंटरेस्ट कितना आएगा, 20 लाख का 10%, 2 लाख। तो सिचुएशन 3 में हमारे पास कितना आ गया, 2 लाख। हमने 3 सिचुएशंस ली हैं, तीनों सिचुएशन में हमने पहली सिचुएशन में हमने डेट क्या रखा है, 0, तो इंटरेस्ट कितना आया, नील। दूसरी सिचुएशन में हमने डेट कितना रखा है 10 लाख, तो उसका इंटरेस्ट 1 लाख 10%। तीसरी सिचुएशन पे डेट हमने कितना लिखा है, 20 लाख, उसका इंटरेस्ट 2 लाख। आगे देखते हैं। द कंपनी अर्न्स ₹0.93 पर शेयर इफ इट इज अनलीवर्ड। अनलीवर्ड का मतलब
जिसके पास जीरो डेट है। तो कंपनी अर्न क्या करती है, 0.93 पर शेयर अर्न करती है अनलीवर्ड वाली सिचुएशन में। अनलीवर्ड वाली सिचुएशन कौन सी है, ये वाली। यहाँ पर कंपनी अर्न कितना करती है, 0.93 पर शेयर। With debt rupees 10 lakh, its EPS is 1.05, and with still higher debt rupees 20 lakh, its EPS is 1.40. तो पहली सिचुएशन पे हमारे पास मैम ईपीएस कैसे काउंट करेंगे? ईपीएस होता क्या है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है कि लास्ट में जो हमारे, देखो हमारे पास जो शेयर होल्डर्स फंड होता है ना, उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो हमारा निकल के आता है ईपीएस। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 0.93 पहली सिचुएशन में। शेयर है तो उसके ऊपर 1.04 अर्न करें। हाँ, अगर 10 का शेयर है तो उसके ऊपर 1.40 अर्न करें। हमारे पास देखो शेयर होल्डर्स फंड अगर 10 लाख है ना, 10 का शेयर नहीं बोल रहे, उसकी फेस वैल्यू नहीं बोल रहे अभी हम यहाँ पे, 10 लाख है तो उस शेयर होल्डर्स फंड में उसके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर। देखो दोबारा बताती हूँ, रुको अभी रुक जाओ, भूल जाओ सब कुछ, पर शेयर रुको। यहाँ पर ईपीएस आपने समझना है, ठीक है। हम लिखते हैं अर्निंग पर शेयर। देखो यहाँ पर नाम क्या है, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे हम कितना अर्न करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी अर्निंग निकलेगी उसमें हमारे अब नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब हमने जितने भी 10 लाख अगर हमारे पास शेयर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, सिंपल ले लेते हैं, चलो छोड़ो, अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ शेयर, बस इतना याद रखो कि जितनी हमारी अर्निंग है उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ शेयर है, उसको हम डिवाइड करेंगे तो हम अर्निंग एक शेयर पे कितनी करते हैं वो हमें निकल के आएगा। एक शेयर पे कितनी अर्निंग, वो है अर्निंग पर शेयर। कंपनी अर्न 0.93, एक शेयर पे कंपनी कितना अर्न करती है, 0.93, ठीक है। और जब हमारा डेट कितना है 10 लाख का, तो ईपीएस कितना है 1.05, और जब और ज्यादा डेट है हमारे पास 20 लाख का, तो ईपीएस कितना है 1.40। वाई इज दिस ईपीएस राइजिंग विद हायर डेट। हमारा ईपीएस देखो बढ़ रहा है ना, पहले हमारा 93 था, फिर 1.05 था, फिर 1.40 था। हमारा ईपीएस इंक्रीज हो रहा है ना हर सिचुएशन पे, जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर। हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, क्योंकि कम हो रही है। डेट इंक्रीज करने की वजह से हमारी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। और then the return that company is earning on funds employed, the company is earning return on investment, this higher than 10% interest is paying on debt funds। तो जैसे जैसे हमारी कॉस्ट कम हो जाती रहेगी ना, डेट बढ़ने की वजह से हमारा अर्निंग पर शेयर क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। भाई बच्चे को छोड़ दे, तू सामने बोर्ड पे देखे तब से तो भी काट यार, बच्चे मेरे को तो काट भी नहीं है। अच्छा यहाँ तक पढ़ लो, फिर वैसे भी टाइम हो गया, थोड़ी देर पढ़ लो फिर चले जाना, ठीक है। यहाँ पर देखो हम बोल क्या रहे हैं, जैसे जैसे डेट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारी कॉस्ट कम हो रही है, तो इसलिए हमारा ईपीएस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा, तो हम क्या देख रहे थे, डेट इंक्रीज होने, डेट जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा ईपीएस क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारी कॉस्ट कम होती जाती है, ठीक। आगे, इन केसेस कंपनी ऑफन एम्प्लॉय मोर चीपर डेट टू एनहांस ईपीएस। कुछ कंपनीज क्या है, चीपर डेट, कम पैसों, कम मतलब कम इंटरेस्ट पे करना पड़े ऐसा वाला डेट लेकर के ईपीएस को एनहांस करती है। सच प्रैक्टिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, व्हेन कंपनीज एम्प्लॉय मोर चीपर डेट टू एनहांस इट्स ईपीएस।
Trading on equity refers to increase in profit earned by equity shareholder due to presence of fixed financial charges like interest. Now consider the following case. Company Y, all details are same except the company is earning profit before interest and tax of rupees 2 lakh. सिचुएशन 2 पे EBIT तो तीनों में ही 2 लाख है. मैम क्यों है 2 लाख में? सेम ही रखा है उन्होंने, एग्जाम्पल है वो तो. In this example, the EPS of a company is falling with increased use of debt. तो हमारे एग्जाम्पल में भी EPS कर सकते हैं EBIT को? हाँ EBIT को काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, अर्निंग बिफोर टैक्स आपके उसमें होगा अकाउंट्स में, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. Even in case of company S, reckless use of trading on equity is not recommended. An increase in debt may enhance EPS, but as pointed out earlier, it also raises the financial risk. हम जैसे अपना डेट इंक्रीज करेंगे हमारा EPS भी इंक्रीज होगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, हमारा रिस्क भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ज़्यादा डेट लेने से हमारा क्या रिस्क इंक्रीज होता है ना. आइडियली अ कंपनी मस्ट चूज, तो कंपनी को कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर रखना चाहिए कि हमारा डेट और इक्विटी का ऐसा मिक्स हो जो ऑप्टिमम स्ट्रक्चर दिखाए. मतलब ना ही ज़्यादा हम पूरा का पूरा डेट ही ले लें कि EPS बढ़ेगा, लेकिन साथ में हमारा रिस्क भी बढ़ेगा. तो हमारा एक बिल्कुल ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, डेट और इक्विटी का मिक्स होना चाहिए. आइडियली अ कंपनी मस्ट चूज दैट रिस्क return combination which maximizes shareholders wealth. The debt equity mix that achieves it is a optimum capital structure. एक बार देख लो, ज़्यादा नहीं पढ़ा आज, वैसे भी हमने थोड़ा सा ही पढ़ा है. हमने सबसे पहले देखा था फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल होना. पहले हमने ये देखा था. फिर हमने ये देखा था कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं. इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव देखे थे दो. क्या, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड. सेकेंड, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली. फिर हमने इंपॉर्टेंस देखी इसकी. क्या पहली इंपॉर्टेंस, आप अपने पापा को फ़ोन कर लो अगर. इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट में हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन. हम फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर बिजनेस सिचुएशन में हम कैसे चलेंगे. हम पहले से ही प्लान करके रख लेते हैं चीज़ों को, ठीक है, ताकि हमें कोई भी सिचुएशन को डील ना करना पड़े. जैसे कि ब्लूप्रिंट हम बना लेते हैं, 10% हम सोच रहे हैं 20% होगा, लेकिन हमने कम वाले पे भी डिसाइड कर लिया, एक ज़्यादा वाले पे भी डिसाइड कर लिया. फिर आगे हमने और देखे थे इंपॉर्टेंस. इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक सरप्राइजेज एंड हेल्प्स द कंपनी इन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर. कोऑर्डिनेट करता है वेरियस बिजनेस फंक्शन. डिटेल प्लान ऑफ एक्शन. ट्राई लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन. इवेंचुअली ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर. कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, हम दो जगह से फंड को बोरो कर सकते हैं. हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का ओनर फंड और बोरोड फंड तो है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम अपनी कंपनी में उन दोनों का स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं, मतलब उन दोनों का मिक्स कैसा है, कितना ओनर्स फंड है और कितना बोरोड फंड्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो कैपिटल स्ट्रक्चर को ही समझने के लिए हमने ये दो रेशियो होते हैं, डेट अपॉन इक्विटी और प्रोपोर्शन ऑफ डेट. नहीं, सिर्फ प्रोपोर्शन ऑफ डेट नहीं. कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम मिक्स क्या है, बोरोड फंड का और ओनर फंड का. मतलब डेट अगर 60% है तो इक्विटी 40% है, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, 60-40 है, 50-50 है, 40-60 है, क्या है हमारा कैपिटल मिक्स. फिर उसके बाद हमने देखा था कि डेट लेने से हमारी कॉस्ट कम होती है. कॉस्ट कम होती है तो हमारा EPS बढ़ता है, लेकिन ये नहीं होता कि EPS बढ़ रहा है तो इसलिए हम डेट ही लेते रहे, है ना. हमें डेट के साथ इक्विटी का प्रोपोर्शन बनाना पड़ता है, क्योंकि डेट लेने से ज़्यादा हमारा रिस्क भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. और वही इक्विटी क्या होती है ना, एक तरीके से क्या होती है, रिस्क लेस होती है. ठीक, ये सब हमने आज देखा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यहाँ से. आपने जो इक्विटी से पैसा लिया है उनसे, हाँ, या फिर आपने जो उनको
डिबेंचर्स इशू करे हैं, वो आपको लायबिलिटी तो है ही आपकी, रिटर्न तो करना ही है आपको तभी, हाँ, तो उसमें रिस्क तो है ही। रिस्क तो है, वही तो बोल रहे हैं, रिस्क तो है ही। अलग अलग है। उसमें आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, यहाँ पर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो सिर्फ बेस अमाउंट वापस करना है। देखो आप क्या बोल रहे हो कि हमने डिबेंचर ली है, उससे रिस्क है हमारे पास, रिस्क है। तो वही तो हम भी बोल रहे हैं कि डिबेंचर से रिस्क है। हमारे पास दो तरीके हैं, एक ओनर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड। नहीं, मैं डेट की बात कर रहा हूँ, डेट के अंदर आपने भी बोला है अगर आप लोन लेते हो, लोन, हाँ नहीं, आपने एक तो बोला इक्विटी शेयर लेते हो तो आपको आपका रिस्क कम है, और आपने बोला अगर लोन लेते हो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, रिस्क ज़्यादा है, तो डिबेंचर्स में भी तो रिस्क है। डिबेंचर बोरोड फंड में आता है, हाँ, तो डेट के अंदर तो वो भी आते हैं। डेट के अंदर ही आता है, वो जहाँ पर भी डेट बोल रहे हैं ना पर हम, इसके अंदर भी तो रिस्क ज़्यादा ही है। हाँ तो उसको भी तो हम डेट में इंक्लूड कर रहे हैं, डिबेंचर भी डेट में इंक्लूड हो रहा है। डिबेंचर ओनर फंड नहीं है, डिबेंचर बोरोड फंड है, और हम यहाँ बोरोड फंड की बात कर रहे हैं कि रिस्क ज़्यादा है, तो डिबेंचर में भी रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, समझ, आपका डाउट क्लियर हुआ? सही सही बताओ, डाउट क्लियर हुआ? हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, डिबेंचर भी डेट के अंदर ही आता है, और हम ओवरऑल बोल रहे हैं कि डेट से क्या है, हमारा रिस्क ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, और डिबेंचर भी उसी के अंदर आता है। ओनर में क्या आता है, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग, ये तीन चीज़ें ओनर फंड में आती है, बाकी सारी किस में जाएगी, हमारी बोरोड फंड में। क्लियर हो गया डाउट? ठीक है।